अच्छा भाई, हमारे पास ये टास्क है नॉर्मल सा कि हमारे पास एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगा जिसको हमने रेड्यूस करके टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स लेकर आने हैं, मतलब टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट हमें लेकर आने हैं, और हमें बाकायदा एवरेज स्कोर भी हमें मालूम करना है। आओ जरा बनाते हैं इसको, और ये सारा काम हमने करना है रेड्यूस के जरिए। मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास एक होगा स्टूडेंट्स का एरे, स्टूडेंट्स एरे, और होगा ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट जिसके मेरे पास क्या होगा, आईडी, नेम, स्कोर और फेवरेट सब्जेक्ट। मैं से देता हूँ इंग्लिश। हाँ लगा रहा हूँ। आईडी 2 हो जाएगी मेरी इसकी, ए की जगह बी, इसका स्कोर करते थे 70, डी, और ये मेरे पास आ जाएगा नंबर 5। मैं इसको कहता हूँ ई, फिर 70 कहता हूँ इसको मैं, और दो हमने बना ली इंग्लिश के, और दो बना लेते हैं मैथ्स के। सही भाई, मेरे पास भाई एक एरे ऑब्जेक्ट बन गया जिसके अंदर मेरे पास 5 स्टूडेंट हैं, और 5 स्टूडेंट के भाई अलग अलग स्कोर्स है मेरे पास, और अलग अलग उनके नाम वगैरह हैं। अब इन्होंने मेरी पहली रिक्वायरमेंट देखो इनकी क्या है, पहली रिक्वायरमेंट है सम अप ऑल स्टूडेंट डॉट स्कोर वैल्यूज विद रेड्यूस। रेड्यूस के जरिए मुझे तमाम के तमाम स्कोर क्या करने भाई साहब, प्लस करना है। मैं यहाँ पर आगे एक वेरिएबल बनाऊंगा कॉन्स्ट टोटल स्कोर, और स्टूडेंट्स के एरे के ऊपर लगा दूंगा एक प्यारा सा मेथड, इसका नाम क्या है, डॉट रिड्यूस। रिड्यूस क्या है हमारे भाई, हायर ऑर्डर फंक्शन जो कि अपने अंदर क्या लेगा भाई साहब, कॉल बैक, और साथ में एक अंदर इनिशियल वैल्यू, कॉल बैक और इनिशियल वैल्यू। अब जाहिर बात है मुझे तमाम के तमाम स्कोर्स अपने स्टूडेंट्स के कैलकुलेट करना है, तो जाहिर बात है कैलकुलेशन शुरू कहाँ से होगी मेरे पास, हमेशा जीरो से। तो मैं कैलकुलेशन क्या शुरू करूंगा भाई साहब, जीरो से। और कॉल बैक यहाँ क्या ले आऊंगा मैं, एक ऐसा प्यारा सा फंक्शन। तो कॉल बैक भी क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन होता है जो किसी ना किसी हायर ऑर्डर के अंदर पास हुआ होता है। रेड्यूस के अंदर मुझे 4 चीजें मिलती है, क्या क्या, सबसे पहले के अंदर मुझे क्या मिलेगा, टोटल नंबर, टोटल नंबर ऑफ कैलकुलेशन। उसके बाद मुझे मिलेगा करंट स्टूडेंट, उसके बाद मुझे क्या मिलेगा, इंडेक्स नंबर, और सबसे एंड में मुझे क्या मिलेगा भाई साहब, पूरा का पूरा एरे। मैं यहाँ पर आऊंगा और बोलूंगा भाई साहब हर बार आपने कुछ ना कुछ आपने रिटर्न करना है, लेकिन रिटर्न आपने क्या करना है, जो भी आपकी इनिशियल वैल्यू थी उसमें आप प्लस करोगे क्या, करंट स्टूडेंट का स्कोर। करंट स्टूडेंट का आप क्या करोगे भाई साहब, स्कोर इसके अंदर प्लस करके आप आगे आप पार्सल कर दोगे। क्या बोल रहा है भाई ये, एक्सपेक्टेड क्यों, अबे भाई देख रहे हो क्या ब्लेंडर किया था, मैं देखता रहा था मैं। खैर, फिर मैं एंड में आगे बोलता जावा से इट्स सो हार्ड, कंसोल डॉट लॉग टोटल स्कोर। कभी भी आपको लगे ना कि जावा से मुश्किल है तो वो टाइम याद करना कि जब आप एचटीएमएल सीख रहे थे, उस टाइम बहुत सारे लड़के ड्रॉप करके गए। मेरे भी एक दो तीन तीन बहुत अच्छे दोस्तों ने एडमिशन लिया यहाँ पे सिलानी में ही, और इनकी क्लास थी ये सैटरडे की रात 6 से 9, और इतवार को दोपहर 3 से 6, और मेरे ख्याल से शायद दूसरे तीसरे चैप्टर में एचटीएमएल के छोड़ दिया उन्होंने, बोला बहुत मुश्किल है। क्या बोले आदमी, तो मुराद सारी ये कि भाई उसी मुश्किल चीज़ को सीखना होता है ना यार, मतलब सीखेंगे नहीं तो मुश्किल लगेगा, जारी बात है। बहुत सारे लोगों को बाइक चलाना ही मुश्किल लगता है, और बहुत सारे लोग कटिंगे मारते हुए जा रहे होते हैं, क्या करे आदमी। खैर, वापसी आते हैं, आगे चेक करते हैं। 409, अब मुझे नहीं पता सही है कि गलत है, आओ जरा कंपेयर करते हैं। 80 70 150 99 कितने हो गए, 150 प्लस 99 249, ऐसी है ना, 249 प्लस 90 329 प्लस 70 399, नहीं ये तो कुछ और आ रहा है, 10 का फर्क हो गया। 70 प्लस 90 160, 259 और 329, हाँ सही है, 409 बिल्कुल सही आया, 409 बिल्कुल सही एक्यूरेट रिजल्ट आया है।
ठीक है भाई, मतलब मेरी भी अकल को सलाम है कि मैं रेड्यूस को कंपेयर कर रहा हूँ अपनी कैलकुलेशन से कि रेड्यूस सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। वाह, मतलब कंप्यूटर गलती कर सकता है, सुफियान नहीं, क्या बात है। खैर, तो भाई ये हमारे पास था पहला वाला हमारा असाइनमेंट कि भाई हमने इसका पहले वाले असाइनमेंट का पहला वाला हमने क्वेश्चन कर लिया कि भाई हमने टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स हमने बाकायदा कैलकुलेट अपने पास कर लिए, किसके जरिए भाई, रेड्यूस के जरिए। दूसरी डिमांड की क्या है, एक वेरिएबल बनाना है भाई एवरेज स्कोर का, एक वेरिएबल बनाना है हमने एवरेज स्कोर का, एवरेज स्कोर। और इसमें डिमांड क्या है इनकी कि टोटल नंबर जो भी स्कोर मिला है हमें, उस स्कोर को मैं स्टूडेंट्स की लेंथ से मैं क्या कर दूंगा भाई साहब, डिवाइड, यानी कि मैं टोटल स्कोर को डिवाइड करूंगा मेरे स्टूडेंट्स के एरे की लेंथ से, यानी कि 409 डिवाइड हो जाएगा 5 से, तो आंसर आएगा मेरे पास कुछ 80 के आसपास का, कुछ करीब करीब। मैं जरा इसको भी कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग एवरेज स्कोर, एटी 1.8। तो भाई मेरा पूरा वाला फर्स्ट असाइनमेंट मेरा बाकायदा कंप्लीट हो गया। किसी भाई का कोई सवाल इसके अंदर, कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई टेंशन? चले, अबे हाँ जी, एवरेज निकालना है ना मुझे, एवरेज निकालना है मुझे, परसेंटेज नहीं निकालनी, बिल्कुल ऐसे ही है। क्लियर है भाई हर एक को ये? अच्छा जी, अगले असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला टास्क भाई क्या है इनकी तरफ से, मैं अगला टास्क इनकी तरफ से कि भाई आप मालूम करो कि भाई फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा वाला फेवरेट सब्जेक्ट कितनी दफा आया। अब मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कौन कौन से स्टूडेंट को मैंने क्या फेवरेट सब्जेक्ट दिया, लेकिन भाई मुझे अपना एंडिंग रिजल्ट चाहिए। और एंडिंग रिजल्ट जो है ना, मैं थोड़ी सी देखो हिंट दी है, ये कह रहे भाई एंडिंग रिजल्ट हमें देखो कैसे चाहिए भाई, ऑब्जेक्ट की सूरत के अंदर चाहिए। आओ जरा वापस से ट्राई करते हैं। हम गए स्टूडेंट्स के एरे के पास, हमने बोला भाई साहब डॉट रिड्यूस, और रिड्यूस क्या लेगा भाई साहब, मुझे एक अदर कॉल बैक लेगा मुझसे, और एक अदर क्या लेगा, इनिशियल वैल्यू। अब मजेदार बात ये कि भाई इनिशियल वैल्यू में इसको क्या दूं, क्या मुझे कोई कैलकुलेशन करनी है 0 1 2 3 4 करके? नहीं, अगर मुझे कोई कैलकुलेशन करनी होती मैं इसको जीरो से बोलता कि भाई जीरो से अपनी शुरुआत कर लो, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे सीन जी। कौन सी प्रीवियस वैल्यू, अरे इसको इग्नोर करो ना, अभी छोड़ो उसको, ये आगे साइड पे, सही है भाई। तो भाई हमें क्या लेगा भाई साहब, ये दो चीजें हमें बोलेगा, क्या क्या, एक मुझसे लेगा ये कॉल बैक, दूसरा मुझसे क्या लेगा भाई साहब, ये कहता है इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू पिछली बार हमने दी थी इसको जीरो, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन शुरू हो रही थी जीरो से, जीरो के अंदर हमने कुछ ना कुछ प्लस किया, फिर वापस से कुछ प्लस किया, फिर वापस से कुछ प्लस किया, लेकिन यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पे देखो इसको एंडिंग रिजल्ट देखो कैसा चाहिए, एक अदर ऑब्जेक्ट चाहिए, एक अदर किसको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो मैं थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करते हुए ना इनिशियल बेसिस पे इसको एक अदर खाली ऑब्जेक्ट दे दूंगा। और कॉल बैक क्या होता है भाई साहब, एक अदर प्यारा सा फंक्शन जिसके चार मुझे पैरामीटर मिलेंगे, कौन कौन से भाई साहब, एसीसी और करंट वैल्यू यानी करंट स्टूडेंट, या करंट वैल्यू भी लिखते सिर्फ स्टूडेंट लिख देते इसको, फिर उसके बाद इंडेक्स नंबर, और उसके बाद कंप्लीट पूरा का पूरा मेरा एरे। अब देखो बड़ी मजेदार चीज है, मैं जरा इस रिजल्ट को ना सिर्फ थोड़ी देर के लिए यहाँ पे लिखता हूँ याद दिलाने के लिए कि भाई साहब इसको कुछ इस तरह की चीज चाहिए, इसको चाहिए कुछ इंग्लिश 1, और कौन कौन से भाई, हिस्ट्री 1 और मैथ 3, इसको कुछ इस तरह की चीज चाहिए, ऐसे ही है। अब मेरे पास भी हालत क्या है भाई साहब, कुछ इस तरह की है। अब मुझे चेक करना है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है क्या उसके अंदर मेरे स्टूडेंट का स्पेसिफिक फेवरेट सब्जेक्ट एज अ प्रॉपर्टी मौजूद है या नहीं है, जिसके लिए हमने क्या यूज की थी लास्ट टाइम, हैज ओन प्रॉपर्टी। हमने एक मेथड यूज किया था लास्ट टाइम, हैज ओन प्रॉपर्टी। देखिए वापस देखे दिखाता हूँ आपको, समझ लें मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है कॉन्स्ट स्टूडेंट, और उस स्टूडेंट का भाई एक अलग नाम, अहमद रजा, और इसका समझ लो एक अलग है भाई फेवरेट सब्जेक्ट उर्दू, समझ लो। अब मुझे अगर इस स्टूडेंट के अंदर से कोई अगर मुझे प्रॉपर्टी अगर एक्सेस करनी है, तो हमने एक नोटेशन का तरीका पढ़ा था, कौन सा था भाई साहब वो, डॉट नोटेशन, स्टूडेंट डॉट करो, और डॉट करके मैं इससे कोई सी भी चीज उठा सकता हूँ, चाहे मैं नेम उठा लूँ, चाहे मैं फेवरेट सब्जेक्ट उठा लूँ।
और मैंने वो कहा था कि हमारे पास एक और नोटेशन का तरीकेकार होता है, वो क्या होता है हमारे पास, ब्रैकेट नोटेशन, जिसमें हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। अब मैं यहाँ पर आके ब्रैकेट नोटेशन लगा के इसको बोल सकता हूँ कि भाई साहब आप मुझे नेम की वैल्यू लाके दो, तो देखो मुझे अहमद रजा लाके देगा। मैं इसको बोल सकता हूँ कि भाई साहब मुझे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट लाके दो, तो ये मुझे उर्दू लाके देगा। अच्छा, अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी का नाम लिखता हूँ जो कि अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर क्या करेगा ये, अनडिफाइंड लाके देगा। तो मैं अगर आगे इसको बोलता हूँ कि भाई साहब आप समझ लो स्कोर, तो ये मुझे क्या लाके देगा, अनडिफाइंड। अच्छा, मजेदार बात ये है कि मुझे एक बार पता समझ में आई कि मैं इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट वाले तरीकेकार से या डॉट वाले तरीकेकार से सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एक्सेस नहीं कर सकता, बल्कि मैं चाहूँ तो वैल्यू को जाके अपडेट भी कर सकता हूँ। तो थोड़ी सी गेम करूंगा यहाँ पे। मैं कहूंगा कि भाई साहब मेरा जो एसीसी था ना, अच्छा मजे की बात ये एसीसी की है मेरी इनिशियल वैल्यू। अब मजे की बात ये यही वाली वैल्यू उठ के यहाँ पर आई, तो ये क्या बन रहा होगा, रेफरेंस। क्या बन रहा होगा इसका, ये रेफरेंस। मैं इस एसीसी को पिक करता हूँ और मैं इसको पूछता हूँ कि क्या तुम्हारे अंदर स्टूडेंट का फेवरेट सब्जेक्ट नाम की कोई प्रॉपर्टी है या नहीं है। अच्छा, मजेदार बात क्या है, सबसे पहला कंसोल करने लगा हूं मैं अभी फिलहाल यहाँ पे। मैं करने लगा हूं यहाँ पे सबसे पहला कंसोल डॉट लॉग, और मैं पूछ रहा हूं उससे कि तुम्हारे पास एसीसी के अंदर जाओ और क्या तुम्हारे पास क्या स्टूडेंट डॉट फेवरेट सब्जेक्ट नाम की कोई प्रॉपर्टी मौजूद है भी या नहीं है। जो कि सारी बातें मौजूद फिलहाल नहीं होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है मेरे पास, खाली। और मैं सिर्फ और सिर्फ मेरा कोड फटे नहीं, मेरा कोड फटे नहीं, क्योंकि जब यहाँ से कोई रिटर्न नहीं होगा ना, तो यहाँ से क्या रिटर्न होगा, अनडिफाइंड। और फिर अनडिफाइंड में जाकर ढूंढने की कोशिश करेगा, बोलेगा भाई साहब अनडिफाइंड तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तुम कहाँ ढूंढ रहे हो। तो मैं सिर्फ मेरा कोड फटे ना, मैं इसके लिए यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ वापस से एक खाली ऑब्जेक्ट, सिर्फ अपने कोड को सलामत रखने के लिए, इसको फटने से बचाने के लिए। अब थोड़ा चेक करते हैं वापस आके, ये हटाया हमने यहाँ से आके, रिफ्रेश किया, देखो क्या बोल रहा है, 5 दफा अनडिफाइंड। कि 5 दफा भाई साहब हमने प्रॉपर्टी एक्सेस करने की कोशिश की, लेकिन हमें आपके मतलब की प्रॉपर्टी हमें अवेलेबल नहीं हुई। मैं जरा सोर्स में ले आके आपको दिखाता हूँ आखिर हो क्या रहा है। अनडिफाइंड ज्यादा रिटर्न नहीं लगाते तो क्या होता है, अनडिफाइंड यहां से यहां पर आता, और अनडिफाइंड के अंदर से क्या मैं कोई प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकता हूं, नहीं। तो ये मसला हो जाता। देखो दिखाता हूँ कैसे। रिफ्रेश किया मैंने, मेरे स्टूडेंट्स के एरे के ऊपर रेड्यूस चलेगा, हर बारी के अंदर मुझे एसीसी के अंदर पहले था मुझे क्या मिलेगा भाई साहब, ये वाली इनिशियल वैल्यू मिलेगी जो कि खाली ऑब्जेक्ट है। ये देखो एसीसी में देखो क्या मिला मुझे, खाली ऑब्जेक्ट। इस खाली ऑब्जेक्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, स्टूडेंट को आगे उसकी फेवरेट सब्जेक्ट जाके ढूंढ रहा हूँ इंग्लिश एज अ प्रॉपर्टी। खाली ऑब्जेक्ट के अंदर क्या मेरे पास इंग्लिश नाम की कोई प्रॉपर्टी मौजूद है, नहीं है। जब नहीं मौजूद तो कंसोल के अंदर क्या आएगा मेरे पास, अनडिफाइंड आएगा मेरे पास। ये देखो अनडिफाइंड आया मेरे पास। और मैंने क्या किया, मैंने अपने कोड को सलामत रखने के लिए, बचाने के लिए, मैंने यहाँ से वापस से क्या रिटर्न किया, खाली ऑब्जेक्ट ही रिटर्न किया। अगर खाली ऑब्जेक्ट रिटर्न ना करता तो फिर क्या मिलता भाई साहब, यहाँ पे मुझे अनडिफाइंड मिलता। देखो मैं अगर यहाँ से कोई रिटर्न नहीं करूँ तो फिर क्या होगा भाई साहब, रिफ्रेश, ये भाई साहब चले। अब एसीसी के अंदर मुझे क्या मिलेगा, अभी तो ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है भाई, ऑब्जेक्ट नहीं दिखाओ, आगे बढ़ो। अच्छा पहली दफा में तो ऑब्जेक्ट ही देगा ना, आगे बढ़ते हैं। पहली दफा ऑब्जेक्ट देगा, अगली दफा में देखो क्या करेगा ये देखो क्या मिला मुझे अगली दफा के अंदर, अनडिफाइंड। और क्या अनडिफाइंड के अंदर क्या मैं किसी प्रॉपर्टी को ढूंढ सकता हूँ, नहीं ढूंढ सकता। अनडिफाइंड के अंदर भाई साहब आप किसी प्रॉपर्टी को कैसे ढूंढ सकते हो, पॉसिबिलिटी है ही नहीं। और जब मैं इसको चलाऊंगा तो क्या होगा भाई साहब फिर मेरे साथ, ये देखो धुस कोड पटा मेरा। बोल भाई साहब अनडिफाइंड के अंदर कहाँ आगे ढूंढ रहे हो, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड। तो मैं से उस कोड को फटने से बचाने के लिए मैंने अगली दफा में जानबूझ के मैंने क्या रिटर्न किया भाई साहब, यहाँ से मैंने एक अदद एम्प्टी ऑब्जेक्ट मैंने रिटर्न कर दिया, सिर्फ मेरा कोड फटे ना। अब मुद्दा सारा यहाँ पे ये आता है कि भाई साहब जब मुझे मेरे मखसूस खाली ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मुझे प्रॉपर्टी नहीं मिली, अगर मुझे मेरी प्रॉपर्टी नहीं मिली, तो अब मुझे यहाँ पे लगानी पड़ेगी कंडीशन। मैं बोलूंगा भाई साहब अगर आपको प्रॉपर्टी मिल जाती है तो उसके अंदर एक का इजाफा करो, क्योंकि प्रॉपर्टी अगर आपको मिली तो इसका मतलब कुछ ना कुछ वहां पे था। और अगर प्रॉपर्टी नहीं मिली तो उसको क्रिएट करो, और क्रिएट करने के साथ उसके अंदर आपने क्या लगाना है भाई साहब, कभी जीरो, सही ना। और अगर प्रॉपर्टी थी तो उस जीरो को आपने क्या कर देना है भाई साहब, +1 करके आपने उसको कर देना है 1। अब मेरे को छोटी सी मेरे को कंडीशन यहाँ पे आगे लिखनी पड़ेगी। अब देखो और लिखते हैं, मैं इसको कहूंगा कि भाई साहब ACC स्टूडेंट डॉट फेवरेट सब्जेक्ट ना, मैं इसको बनाता हूँ एक प्यारा सा ऑब्जेक्ट, मैं इसको बनाता हूँ प्यारा सा ऑब्जेक्ट, बल्कि ऑब्जेक्ट तो ऑटोमेटिकली ACC है मेरे पास, ऑब्जेक्ट ही है।
मैं इसको बोलूंगा कि भाई साहब आपके अंदर मुझे एक वैल्यू डालनी है, आपके अंदर मुझे एक अदद वैल्यू डालनी है। अगर कोई प्रॉपर्टी अगर ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर कोई प्रॉपर्टी अगर ऑलरेडी अगर अवेलेबल है तो आप उस वैल्यू को यूज कर लोगे, अगर अवेलेबल नहीं है, अगर अवेलेबल, खैर भाई। और अब मैं यहां से रिटर्न कर दूंगा एसीसी। अब देखिए, आप देखिए हमारा सिनेरियो देखो थोड़ा सा देखो चेंज हो जाएगा। अब क्या, अरे इफ नहीं लिखा ना, और ही कंडीशन बना दी मैंने। अब देखो क्या करेगा ये, देखो समझने की कोशिश करना जी। हाँ, और ऑपरेटर पढ़ा है ना हमने, और ऑपरेटर है भाई ये। अब देखो क्या करेगा, बात को समझने की कोशिश करना। ये पहले आएगा मेरे एसीसी के पास, जो कि फर्स्ट टाइम मुझे क्या मिलेगा, एक खाली ऑब्जेक्ट। उसके अंदर एक प्रॉपर्टी बनाएगा, ये जो भी मेरा पहला वाला स्टूडेंट है उसके अंदर भाई क्या लिखा हुआ है मेरे पास, इंग्लिश। तो यहाँ पर आके इंग्लिश के नाम की प्रॉपर्टी बनाएगा और फिर बोलेगा कि भाई साहब क्या इंग्लिश के नाम की कोई प्रॉपर्टी मौजूद है भी के नहीं है, जो कि पहली दफा मुझे मौजूद मुझे नहीं मिलेगी, अनडिफाइंड मिलेगा। अनडिफाइंड ट्रू वैल्यू होती है, फॉल्सी वैल्यू होती है, फॉल्सी। और ऑपरेटर का क्या सीन होता है, अगर पहली वाली वैल्यू फॉल्सी मिली तो क्या करेगा, उससे आगे बढ़ जाएगा, और उससे जब आगे बढ़ेगा तो भाई साहब क्या मिलेगा यहाँ पे आके, शून्य। यानी कि ये मेरे खाली ऑब्जेक्ट के अंदर एक अदद इंग्लिश के नाम की प्रॉपर्टी क्रिएट करेगा और उसके अंदर वैल्यू क्या लगाएगा भाई साहब, ये शून्य। फिर अगले वाले एरे के पास जाएगा, अगले वाले एलिमेंट के पास जाएगा, हो सकता है इसको वापस इंग्लिश मिलता है। अगर इसको वापस अगर इंग्लिश मिलता है तो ये उसी वैल्यू को सीधे सीधे ले लेगा अपने पास, जो जीरो होगी जी। देखो कैसे क्रिएट करेगा, ऐसे क्रिएट करेगा ये। जी जी जी, देखो पहले मैं जरा समझा दूं यहाँ पे। मैं यहाँ पर आके एरे बनाया, नहीं एरे नहीं, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। कॉन्स्ट ओबीजे, एक ऑब्जेक्ट, मैंने लिखा नेम तला, मैंने लिखा स्कोर 80, सही है भाई, नंबर कर लेते हैं इसको। अब मैं आता हूँ ओबीजे के पास और मैं कहता हूँ कि भाई साहब मुझे एक प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है, नेम। ओबीजे इज नॉट डिफाइंड कह रहा है भाई, क्यों, पागल वागल हो गया क्या, रिफ्रेश करो इसको। मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको कहता हूँ कि एक वेरिएबल मुझे क्रिएट करना है, ऑब्जेक्ट, और मैं कहता हूँ इसको आके नेम तला स्कोर 80। मैंने ऑब्जेक्ट को बुलाया और ऑब्जेक्ट के अंदर मैं इसको कहता हूँ कि भाई साहब मुझे एक प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है, इसका नाम है नेम। देखो क्या है मेरे पास, तला, ये है क्योंकि प्रॉपर्टी मौजूद। मैं कहता हूँ स्कोर, तो देखो ये प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी मौजूद है। मैं कहता हूँ भाई फेवरेट सब्जेक्ट, फेवरेट सब्जेक्ट, अभी प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है, तो आंसर में देखो क्या आ रहा है, अनडिफाइंड। लेकिन क्या मैं इक्वल टू लगा के क्या मैं ये प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकता हूँ, जी हाँ मैं क्रिएट कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पर आगे लिखा मैथ्स। अब देखो ये क्या करेगा, इसके पास फेवरेट सब्जेक्ट नाम की प्रॉपर्टी मौजूद नहीं थी, लेकिन अब बाकायदा क्या करेगा, क्रिएट करेगा, और क्रिएट करने के बाद इसके अंदर बाकायदा ये मैथ्स की वैल्यू बाकायदा ये ऐड करेगा। ये हमने किया एंटर। और अब मैं अगर आके अपने ऑब्जेक्ट को बुलाता हूँ तो देखो बाकायदा से क्या किया, एक तरह से नई प्रॉपर्टी इसने बाकायदा क्रिएट की और इस तरह से नई वैल्यू बाकायदा इसने ऐड की। क्लियर हुआ अब ये, क्लियर है हर एक को ये, भाई नहीं क्लियर तो पूछना अल्लाह के बंदो। ये देखो एक और दफा चेक करो, मैं ऑब्जेक्ट के पास गया, मैंने बोला कि भाई समझ लो इसके पास कार है कि नहीं है ना, तो मैंने एक प्रॉपर्टी आके चेक करने की कोशिश की, मैंने बोला भाई क्या इसके पास कार की प्रॉपर्टी है, तो देखो क्या आ रहा है मेरे पास, अनडिफाइंड। लेकिन मैं इसी कार के अंदर में अगर आके लिख देता हूँ कि इसके बाद कार है भाई साहब सुजुकी, तो क्या होगा, एक कार वाली प्रॉपर्टी बाकायदा मेरे इस ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड हो जाएगी। ये देखो जब मैं ऑब्जेक्ट को बुलाऊंगा तो बाकायदा देखो कार नाम की देखो प्रॉपर्टी ऐड हो गई। ये वाला काम मैंने देखो कैसे किया, अभी डॉट नोटेशन के जरिए। यही काम मैं ब्रैकेट नोटेशन के जरिए बाकायदा कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि भाई क्या इस बंदे के पास एक प्रॉपर्टी है बाइक के नाम की, बाइक के नाम की कोई प्रॉपर्टी होती तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आ रहा होता, लेकिन कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो क्या आ रहा है मेरे पास, अनडिफाइंड। लेकिन क्या मैं ऐड कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ भाई CD70 है इसके पास। मैं जैसे एंटर किया ऑब्जेक्ट के अंदर बाकायदा देखो एक बाइक की प्रॉपर्टी बाकायदा आ गई मेरे पास। अब क्लियर हुआ, क्लियर है अब। अच्छा अब यहाँ पे देखो वापस से, वही तो बता रहा हूँ ना, वापस देखो सीन, अरे सुन तो लो बाबू। ये देखो इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो कि क्या है मेरे पास, खाली ऑब्जेक्ट, इसके अंदर मैंने बोला कि भाई क्या कोई इंग्लिश नाम की प्रॉपर्टी है, जो कि जाहिर बात है इसके अंदर अभी अवेलेबल नहीं है। मैंने कहा अगर अवेलेबल नहीं है तो भाई साहब इसको क्रिएट करो, इसके अंदर असाइन करो। क्या असाइन करना है आपने, अगर वो भाई साहब उसके अंदर कुछ है तो वो असाइन करो, अगर कुछ अगर नहीं है तो फिर क्या असाइन करोगे मेरे भाई, जीरो।
अब समझ में आया? अच्छा, और मजेदार बात क्या है, फिर मैंने यहाँ से रिटर्न क्या किया, वापस से एसीसी। एसीसी वापस से गया, इस बार वापस से एसीसी यहाँ पर आया, इस बार दूसरा स्टूडेंट मुझे मिला, फिर उसका सब्जेक्ट लिया गया। हो सकता है भाई पहले वाले का सब्जेक्ट इंग्लिश हो, दूसरे वाले का सब्जेक्ट मैथ्स हो, तीसरे वाले का सब्जेक्ट उर्दू हो। हर बार बाकायदा हर एक सब्जेक्ट के नाम से प्रॉपर्टी क्रिएट होती रहेगी, और एंड में मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो मुझे कहाँ मिलेगा भाई साहब, वो मुझे मिलेगा यहाँ पे सर्वे के नाम से। और एंड में आगे जब मैं सर्वे को आगे कंसोल करूंगा तो मैं देखूंगा जितने भी सब्जेक्ट्स थे मेरे पास, सर्वरी नहीं सर्वे, जितने भी सब्जेक्ट्स थे मेरे पास सब के सब बाकायदा ऑब्जेक्ट की सूरत के अंदर आ रहे होंगे, प्रॉपर्टीज की सूरत के अंदर, लेकिन सबके साथ वैल्यू क्या लगी हुई होगी, सिर्फ और सिर्फ शून्य यानी कि जीरो। ये देखो, इंग्लिश शून्य, उर्दू शून्य, मैथ शून्य। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक इंक्रीमेंट नहीं करवाया पुरानी वाली वैल्यू के अंदर। अब देखो इसी वाली चीज को मैं देखो थोड़ा सा देखो और चेंज करूंगा। मैं बोलूंगा जानी अगर आपको वैल्यू मिलती है अगर आपको वैल्यू मिलती है फिर तो ठीक है, अगर आपको वैल्यू मिलती है फिर तो ठीक है। हाँ बिल्कुल सही बात किया लड़के ने, जबरदस्त। अब देखो क्या सीन बन रहा है, अगर मुझे पहली वाली वैल्यू अगर मुझे अनडिफाइंड अगर मुझे मिली तो फिर क्या करेगा भाई साहब, ये जीरो पकड़ लेगा। अच्छा, पहले से अगर कोई वैल्यू अगर ऑलरेडी जीरो मौजूद है तो फिर क्या कर लेगा भाई साहब, उसको ये +1 ये कर लेगा। जबरदस्त, पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करेगा, या तो ये यहाँ से जीरो पकड़ेगा या तो ये भाई साहब यहाँ से जीरो पकड़ेगा, और जहां से भी इसको जीरो मिला ये उसके साथ क्या कर लेगा भाई साहब, उसके साथ प्लस को 1 कर लेगा। यानी कि अब हर बार मेरे बाकायदा सर्वे के अंदर एक अदर सब्जेक्ट के अंदर बाकायदा एक वैल्यू का इजाफा होना शुरू हो जाएगा। अब जरा रिजल्ट चेक करते हैं। हमारे पास इंग्लिश 2, उर्दू 1 और मैथ्स 2। मैं इसी सिनेरियो को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मैं आया यहाँ पे और मैंने किसी एक को आके चेंज कर लेता हूँ, मैं इसको आके इंग्लिश से कर देता हूँ, सच में हिस्ट्री। अब क्या हो जाएगा भाई साहब, मेरे पास अब इंग्लिश पेपर 2 नहीं रहेगा, मेरे पास इंग्लिश क्या हो जाएगा भाई साहब 1, और एक बाकायदा हिस्ट्री का देखो इजाफा हो जाएगा। ये देखो हिस्ट्री 1, उर्दू 1, मैथ्स 2 और इंग्लिश 1। तो इस तरीके से बाकायदा मैं इसको आगे सॉल्व कर सकता हूँ। क्लियर है भाइयों? नहीं सर, वापस आके चेक करते हैं सोर्सेज में। इस बार आते हैं सोर्सेज और 1 बाय 1 करके आगे यहाँ पे आके चेक करते हैं। अब इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ये हमने किया, इसको आगे रिफ्रेश। सबसे पहले भाई साहब मेरे पास क्या आएगा इनिशियल वैल्यू के तौर पे एज अ ऑब्जेक्ट। मैं थोड़ा सा नीचे कर लूँ, थोड़ा छोटा कर लूँ। अच्छा जी, स्टूडेंट्स का एरे क्या था भाई साहब, उसके मेरे मल्टीपल एलिमेंट्स मौजूद थे। हर बारी के अंदर एक एलिमेंट मेरे स्टूडेंट के अंदर मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा। पहली दफा में एसीसी के अंदर मुझे क्या मिलेगा, मेरी इनिशियल वैल्यू। फिर जो जो चीज मैं यहाँ से रिटर्न करवाऊंगा वो मेरी क्या बनती जाएगी, एसीसी की वैल्यू बनती जाएगी। जब पहली दफा भाई साहब ये लूप चलेगा तो एसीसी के अंदर मुझे क्या मिलेगा भाई साहब, एक अदर खाली ऑब्जेक्ट। हम चेक करेंगे क्या इस खाली ऑब्जेक्ट के अंदर हिस्ट्री की कोई प्रॉपर्टी मौजूद है, जो कि सारी बातें मौजूद नहीं है। जब मौजूद नहीं है तो भाई साहब बाकायदा ये क्रिएट की जाएगी। जब ये क्रिएट की जाएगी तो हम चेक करेंगे कि भाई साहब जब इसको क्रिएट कर रहे हो तो इसके अंदर कोई ना कोई हम वैल्यू देखो असाइन कर रहे हैं। यहाँ पे हम वैल्यू असाइन करवाने वाले टाइम पे चेक करेंगे क्या हमारे ऑब्जेक्ट के पास, ये देखें ये हमारा ऑब्जेक्ट है, क्या इसके पास क्या पहले से कोई ये वाली वैल्यू मौजूद है, जो कि सारी बातें मौजूद नहीं है। तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा भाई साहब, यहाँ मुझे मिलेगा अनडिफाइंड। यहाँ मुझे क्या मिलेगा, अनडिफाइंड। देख लो क्या मुझे मिला, अनडिफाइंड। जब अनडिफाइंड मिला तो अनडिफाइंड ट्रू थी कि फॉल्सी है, फॉल्सी है। जब वो फॉल्सी है तो और ऑपरेटर इसकी जगह क्या पकड़ लेगा भाई साहब, जीरो। क्या पकड़ लेगा इसकी जगह, जीरो। जब ये इसकी जगह जीरो पकड़ लेगा तो फिर क्या करेगा भाई साहब, जीरो के बाद करेगा उसको +1, और जब +1 जब हम कर लेंगे तो हम देखो हमारे एसीसी की देखो क्या हुआ, एक अगर नई प्रॉपर्टी क्रिएट हुई इसके अंदर हिस्ट्री के नाम की, जिसके अंदर बाकायदा 1 हमारे पास लगा दिया गया। फिर हमारे पास अगली आइटरेशन चलेगी। जब अगली आइटरेशन चली मेरे पास, इसको यहाँ से बैठा दो, जब अगली आइटरेशन हमारे पास चली तो अब क्या हुआ भाई साहब, इस बार एसीसी की हालत क्या भाई साहब, एक ऑब्जेक्ट है इसके अंदर, एक प्रॉपर्टी हमारे पास हिस्ट्री। हम चेक करेंगे क्या इसके अंदर उर्दू की प्रॉपर्टी मौजूद है, जो कि सारी बातें मौजूद नहीं है। हम बोलेंगे भाई साहब इसके अंदर आके आप उर्दू की प्रॉपर्टी बाकायदा भाई साहब क्रिएट कर दो। ये क्रिएट करने की तरफ जाएगा, लेकिन फिर बोलेगा कि भाई साहब इसकी वैल्यू क्या डालूं। मैं बोलूंगा उर्दू वाली प्रॉपर्टी की वैल्यू इसके अंदर आप डाल दो। ये कहेगा भाई साहब इस ऑब्जेक्ट के अंदर तो कोई उर्दू नाम की प्रॉपर्टी मौजूद ही नहीं है, तो इसको क्या मिलेगा भाई साहब, यहाँ पे इसको मिलेगा यहाँ पर आके अनडिफाइंड। जब इसको अनडिफाइंड मिलेगा तो अनडिफाइंड वाली वैल्यू को लेगा या जीरो वाली वैल्यू को, और ऑपरेटर लगा हुआ है तो अनडिफाइंड वाली वैल्यू को ये नहीं लेगा, ये सीधा भागेगा जीरो वाली वैल्यू की तरफ, और ये उर्दू वाली प्रॉपर्टी क्रिएट करके उसका जीरो रखेगा। लेकिन जीरो के साथ भाई साहब ये क्या करेगा, एंड में आके
1। यानी कि जब मैं आऊंगा नेक्स्ट लाइन पे तो मेरे एसीसी के अंदर बाकायदा एक नई प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई उर्दू, जिसकी वैल्यू क्या है भाई साहब मेरे पास 1। फिर वापस आएगा भाई साहब, एक और नई आइटरेशन चलेगी। इस बार मेरे को स्टूडेंट के अंदर क्या मिलेगा भाई साहब, मुझे इस बार इसका फेवरेट सब्जेक्ट मिलेगा मैथ्स। हम बोलेंगे इसको कि क्या भाई साहब आपके वाले ऑब्जेक्ट के अंदर कोई मैथ्स की प्रॉपर्टी मौजूद है। अगर नहीं मौजूद तो भाई साहब आप प्लीज इसको जरा क्रिएट कर लो। ये क्रिएट करेगा और बोलेगा भाई साहब मैं इसके अंदर आंसर क्या लिखूं। मैं बोलूंगा भाई साहब मैथ्स वाली प्रॉपर्टी का जो भी रिजल्ट था भाई साहब वो आप इसके अंदर लाके लिख दो। ये बोलेगा भाई साहब हमारे एसीसी के पास तो मैथ्स नाम की कोई प्रॉपर्टी मौजूद ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई साहब इसके पास अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्या है भाई साहब, ट्रूथी वैल्यू या फॉल्सी वैल्यू, फॉल्सी वैल्यू। जब फॉल्सी वैल्यू आएगा तो ये और ऑपरेटर की वजह से क्या करेगा भाई साहब, अगले वाले की तरफ जाएगा यानी कि जीरो, और जीरो के बाद ये क्या करेगा भाई साहब +1, यानी कि 1 नाम का एक अदर नई बाकायदा प्रॉपर्टी क्रिएट करेगा ये मैथ्स के अंदर 1। फिर वापस चलेगा भाई साहब एक और था हमारे पास लूप, और इस बार इसका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा मेरे भाई, इंग्लिश। सेम वही वाली कहानी होगी, क्या इंग्लिश की प्रॉपर्टी हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है, नहीं क्रिएटेड। जब नहीं क्रिएटेड तो क्या करेगा भाई साहब ये बाकायदा क्रिएट करेगा, उसके अंदर वैल्यू क्या डालेगा भाई साहब 1। इस बार वापस एक और नया दफा सीन होगा, फेवरेट सब्जेक्ट इस बार कौन सा है मेरे पास, मैथ्स। ये बोलेगा भाई साहब आपके ऑब्जेक्ट के पास जाओ, आपके पास क्या कोई मैथ्स के नाम की प्रॉपर्टी है, और इस बार देखो यहाँ का रिजल्ट देखो थोड़ा सा हमारे पास क्या आएगा, चेंज आएगा। ये हमारे एसीसी के पास जाएगा, मैथ्स के नाम की जाके प्रॉपर्टी का एक्सेस करेगा और उसको बोलेगा भाई साहब मैं इसके अंदर नई वैल्यू लगाने को तैयार बैठा हुआ हूँ। और इस बार ये नई वैल्यू क्या लगाएगा आओ देखते हैं। ये हमारी ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, हमारी प्रॉपर्टी के पास जाएगा और इसका रिजल्ट निकाल के लेकर आएगा ये 1। 1 ट्रूथी वैल्यू है कि फॉल्सी वैल्यू है, ट्रूथी वैल्यू है। जब 1 ट्रूथी वैल्यू है तो इसी वैल्यू को बाकायदा ये अपने पास रख लेगा, यानी कि 1 को अपने पास ये रखेगा और ऑपरेटर मेरा यहीं पर ही क्या हो जाएगा भाई साहब खत्म हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या आएगा भाई साहब 1। फिर ये क्या करेगा 1 के साथ 1 को प्लस करेगा जो कि क्या बन जाएगा मेरे पास 2, और जैसे ये एसीसी को रिटर्न करने लगेगा तो इस बार मैथ्स की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई 2। वापस बता देता हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा सा और चेंज करके बताता हूँ। मैं वापस आता हूँ और इसको मैं आके लिख देता हूँ हिस्ट्री की जगह इंग्लिश। एक और दफा रिपीट कर रहा हूँ मैं सारी चीज, रिफ्रेश किया मैंने। पहली दफा मेरे को कंसोल कर रहा है, बोल रहा है भाई साहब एसीसी आपका क्या है, खाली ऑब्जेक्ट। आपका एसीसी क्या होगा, खाली ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमारी इनिशियल वैल्यू क्या है मेरे भाई, खाली ऑब्जेक्ट। एसीसी क्या आएगा भाई साहब मेरा, खाली ऑब्जेक्ट। इस खाली ऑब्जेक्ट के अंदर आके ये इंग्लिश के नाम की प्रॉपर्टी ढूंढेगा, क्या इसको मिलेगी, नहीं मिलेगी। जब इसको नहीं मिलेगी तो भाई साहब क्या करेगा, इसको आगे यहाँ पे आके ये क्रिएट करेगा। जब ये क्रिएट करेगा तो बोलेगा कि भाई साहब इसके अंदर रखो क्या। हम बोलेंगे भाई साहब एसीसी के पास जाओ और जाके देखो क्या कोई इंग्लिश नाम की प्रॉपर्टी है, जो कि जाहिर बात है इसके पास नहीं है। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे भाई, अनडिफाइंड। जब अनडिफाइंड मिलेगा तो ये क्या करेगा, और ऑपरेटर की वजह से अनडिफाइंड वाली चीज को खड्डे में डाल देगा और जीरो वाली चीज को क्या करेगा भाई साहब ये पिक कर लेगा। जी दोस्त, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड ट्रूथी नहीं, अनडिफाइंड फॉल्सी है। और ऑपरेटर का सीन क्या होता है, और ऑपरेटर के सीन में वापस आता है, ये देखो और ऑपरेटर का सीन समझ लेना। मैंने यहाँ पे लगाया 0, ये क्या है फॉल्सी वैल्यू। मैं कहता हूँ और बे यार ये तो कहाँ गया, ये रहा, मैंने यहाँ पे लगाया ये सही है, और मैंने इसको कहा यहाँ पर आके सुफियान। अभी क्या करेगा, जब जब इसको फॉल्सी वैल्यू मिलेगी ना, और ऑपरेटर कहता है जब जब आपको फॉल्सी वैल्यू मिले तो आप बाईपास करके आगे निकल जाओ। अगर आपके आगे एक और ऑपरेटर है, अगर आपके आगे एक और ऑपरेटर नहीं है तो जहां तक आप पहुंचे हो ना वहीं पर ही रुक जाओगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर इस सुफियान को भी यहां से हटा के मैं इसको करता हूँ एम्प्टी स्ट्रिंग। अब आप सीन चेक करो, 0 भी फॉल्सी वैल्यू, एम्प्टी स्ट्रिंग भी फॉल्सी वैल्यू, लेकिन क्या इसके आगे और ऑपरेटर है, नहीं है, तो बेचारा आगे जा ही नहीं सकता। लेकिन अगर इसके आगे भी अगर और ऑपरेटर होता, इसके आगे भी अगर और ऑपरेटर अगर होता तो भाई साहब ये यहाँ से भी आगे निकलने वाली कोशिश ये करते। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं आके लिख देता हूँ असलम, तो ये असलम के पास चले जाते। लेकिन अगर मैं इसके आगे अगर फॉल्स लिख देता हूँ, फॉल्स भी क्या है भाई साहब, फॉल्सी वैल्यू, तो ये फॉल्स पे आगे रुक जाएगा क्योंकि फॉल्स से आगे बढ़ने का इसके पास कोई चांस नहीं है। तो सेम ये वाली कंडीशन हमारे पास यहाँ पर हो रही है कि भाई साहब इसको यहाँ पे देखो क्या मिला, इसको मिला अनडिफाइंड, इसको यहाँ पे क्या मिला अनडिफाइंड। इससे बोला भाई साहब आगे और ऑपरेटर है, अनडिफाइंड तो भाई साहब मैं नहीं ले सकता। अभी क्या जाके लेगा, ये पकड़ेगा जाके 0 को, और जब 0 को पकड़ेगा तो 0 को पकड़ने के बाद ये क्या कर देगा उसके अंदर +1। यानी कि मेरा एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि खाली था, मेरा एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि खाली था, इसके अंदर बाकायदा एक नई वाली प्रॉपर्टी क्रिएट हुई इंग्लिश के नाम की, और उसका एंडिंग रिजल्ट मेरे पास क्या आया भाई साहब 1। क्या एंडिंग रिजल्ट आया मेरे पास 1। और जैसे हम नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे तो हम इस नए वाले ऑब्जेक्ट को जिसके अंदर प्रॉपर्टी है इंग्लिश 1 के नाम से, हम बाकायदा से क्या कर देंगे मेरे भाई रिटर्न। और जाहिर बात है रेड्यूस का फॉर्मूला क्या है,
जो भी चीज मैं रिटर्न करूंगा वो मुझे अगली आइटरेशन के अंदर मुझे कहाँ मिलेगी भाई साहब, अगले एसीसी के अंदर बाकायदा मुझे अवेलेबल हो जाएगी। जैसे हम यहाँ से आगे चले तो अगले एसीसी के अंदर देखो मुझे क्या अवेलेबल हुआ भाई साहब, अगले एसीसी के अंदर मुझे अवेलेबल हुआ वही वाला मेरा ऑब्जेक्ट इंग्लिश 1 के साथ। हमने फिर से इससे पूछा, हमने बोला भाई साहब इस बार मेरा नया फेवरेट सब्जेक्ट आया उर्दू। हम इसको पूछते हैं कि क्या तुम्हारे ऑब्जेक्ट के अंदर उर्दू नाम का कोई सब्जेक्ट मौजूद है? ये बोलेगा नहीं भाई साहब कोई मौजूद नहीं है। हम बोले कोई मसला नहीं भाई साहब, क्रिएट करो, उसको असाइन कर दो। बोलेगा भाई साहब क्या असाइन करूं? मैं बोलूंगा भाई साहब आपके ऑब्जेक्ट के पास जाओ, आपके ऑब्जेक्ट के पास देखो कोई अगर उर्दू नाम की प्रॉपर्टी है तो उसकी वैल्यू इसके अंदर असाइन कर दो। अगर कोई वैल्यू नहीं है तो फिर क्या असाइन करोगे भाई साहब इसको? 0। और फिर 0 को असाइन करने के बाद आपने क्या करना है उसके अंदर +1। और यही हुआ, कोई उर्दू नाम की प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है तो 0 के अंदर +1 हुआ तो उर्दू की देखो एक वैल्यू क्रिएट हो गई बाकायदा मेरे पास उर्दू 1। और ये वाली चीज यहाँ से क्या हो जाएगी मेरे भाई? रिटर्न। रिटर्न का क्या फायदा होगा यहाँ से कि भाई साहब ये जो वैल्यू मैं रिटर्न करवा रहा हूँ मुझे अगले एसीसी के अंदर बाकायदा मुझे अवेलेबल हो जाएगी। जैसे ही मैं अगले एसीसी के पास जाऊंगा तो मेरे पास इस बार 2 प्रॉपर्टीज है, एक है इंग्लिश 1 और एक है उर्दू 1। फिर हम जाएंगे नेक्स्ट लाइन के ऊपर, मैं बोलूंगा भाई साहब इस बार फेवरेट सब्जेक्ट मेरे पास आया है मैथ्स। मैं बोलूंगा क्या आपके ऑब्जेक्ट के अंदर कोई मैथ्स नाम की प्रॉपर्टी मौजूद है? ये बोलेगा नहीं भाई साहब कोई मौजूद नहीं है। तो जरा इसको यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे भाई? अनडिफाइंड। जब अनडिफाइंड मिलेगा तो ये क्या उठाएगा? 0। 0 में क्या करेगा भाई साहब? ये +1। और अगली बारी के अंदर फिर मुझे अवेलेबल होगा क्या? इंग्लिश 1, मैथ्स 1 और उर्दू 1। फिर से हमने इसको रिटर्न किया, फिर ये अगले एसीसी के अंदर मुझे अवेलेबल होगा। अगले एसीसी के अंदर भाई साहब फिर क्या होगा? इस बार हमसे पूछा जाएगा कि भाई साहब क्या आपके पास कोई इंग्लिश नाम का सब्जेक्ट मौजूद है? और इस बार सचमुच इंग्लिश नाम का सब्जेक्ट मौजूद है। अब हम बोलेंगे भाई साहब आप इसको एक वैल्यू इनिशियलाइज करो। क्या वैल्यू इनिशियलाइज करो? जो भी इंग्लिश की वैल्यू थी भाई साहब वो इसको लाके दे दो। और क्या थी भाई साहब वो वैल्यू? 1। और जाहिर बात 1 ट्रुथी है क्या फौजी? ट्रुथी। जब ट्रुथी है तो भाई साहब ये यहीं पर ही आके ये रुक जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे देखो लिख के दिखाता हूँ आपको। मैं अगर यहाँ पर अगर आके इसको 1 देता हूँ तो ये 1 पर ही आके रुक जाएगा। ये भाई साहब इससे आगे ये नहीं बढ़ेगा। तो सेम वही वाला तमाशा हो रहा है वहां पे हमारे साथ कि जैसे इसको यहाँ पे आके इसको 1 मिला तो अब ये यहाँ से आगे ये नहीं बढ़ेगा। और इस ब्रैकेट का रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा मेरे भाई? 1। और ये 1 के अंदर जब 1 को प्लस करेगा तो ये क्या बन जाएगा मेरे भाई? 2। जब ये 2 बनेगा तो नेक्स्ट लाइन में जैसे ही मैं आऊंगा तो इस बार देखो मेरी इंग्लिश की वैल्यू क्या हो गई? 2। और हमने इसे वापस रिटर्न किया तो मुझे अगले एसीसी के अंदर बाकायदा ये अवेलेबल हो जाएगा। जब अगले एसीसी के अंदर मुझे अवेलेबल होगा तो फिर मैं आगे चेक करूंगा इस बार मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है मेरे भाई? मैथ्स। मैं बोलूंगा क्या भाई मैथ्स की प्रॉपर्टी आपके पास है? अगर आपके पास है तो आप इस मैथ्स की प्रॉपर्टी की भाई साहब वैल्यू आप ले लो। अगर नहीं है तो आप 0 ले लो। लेकिन इसके बाद बाकायदा से 1 अवेलेबल है तो ये 1 को रख लेगा और 1 के साथ 1 को प्लस करेगा तो ये क्या बन जाएगा मेरे भाई? 2। और फिर मेरे पास क्या आखिरी वाली वैल्यू मेरे पास रिटर्न होगी? इंग्लिश 2, मैथ्स 2 और उर्दू 1। और बाकायदा फिर ये मेरे वेरिएबल के अंदर मुझे अवेलेबल हो जाएगा। और जब भी मैं आके सर्वे को बुलाऊंगा तो मेरा रिजल्ट आएगा इंग्लिश 2, उर्दू 1 और मैथ्स 2। तो ये है भाई साहब इसकी पूरी पूरी स्टोरी। जी दोस्त। जी 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 बिल्कुल ऐसा ही है। जी दोस्त। फिर अनडिफाइंड आएगा। हाँ हाँ हाँ, अगर किसी के पास अगर फेवरेट सब्जेक्ट की कोई प्रॉपर्टी हो ही ना तो फिर क्या होगा भाई साहब? जाहिर बात है वो तो एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। वो क्या करेगा? वो डॉट अनडिफाइंड की बाकायदा प्रॉपर्टी क्रिएट करने की कोशिश करेगा। एग्जैक्टली exactly. देखो तुम्हारी वाली बात से पहले आ जाते हैं वापस से। ये देखो यहाँ पे मैं आके एक स्टूडेंट के पास से मैं स्टार्ट कर देता हूँ वैल्यू ना। मैं कहता हूँ कि भाई साहब ये जो 2 नंबर वाला जो बंदा है ना इसके पास फेवरेट सब्जेक्ट है ही नहीं कोई। सही है। अब इसका रिजल्ट देखो आप। सोर्सेस मैं सबको हटा रहा हूँ यहाँ से, फुजूल वरना लंबी होगी। रिफ्रेश। ये देखो एक क्या बन गया मेरे पास? अनडिफाइंड। क्योंकि है ही नहीं बेचारा, क्या लेगा वो मेरे पास से? अनडिफाइंड। और अनडिफाइंड बना दिया उसने अनडिफाइंड के नाम से। क्लियर है? और तला ने बिल्कुल सही बात बोली कि हर बारी क्या होगा भाई साहब? हर बारी मेरा एसीसी क्या रिटर्न होगा? जो भी चीज मैं ऐसे रिटर्न करूंगा वो मुझे हर बार मेरे एसीसी के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। और जब सारी आइटरेशन कंप्लीट हो जाएंगी तो ये आखिरी जो भी एसीसी मैं यहाँ से रिटर्न करूंगा वो मुझे मेरे वेरिएबल के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर है हर एक को ये? अच्छा अब आती है बड़ा प्यारा सवाल किया है दला ने कि सर अगर मैं ब्रैकेट नोटेशन की जगह डॉट नोटेशन यूज करता तो क्या होता? देखो डॉट नोटेशन और ब्रैकेट नोटेशन में मैंने आपको पहले भी एक डिफरेंस बताया था। खैर ज्यादा क्लियर नहीं हुआ होगा क्योंकि अभी हमने प्रॉपर्ली इसको हमने पढ़ना भी एक दफा। लेकिन वापस से बता रहा हूँ कि डॉट नोटेशन में मैं प्रॉपर्टीज के नाम लिखता हूँ, लेकिन मैं प्रॉपर्टीज के नाम कभी भी किसी वेरिएबल से उठा के नहीं दे सकता।
ये खूबसूरती मेरे पास सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल है ब्रैकेट नोटेशन के अंदर। देखो वापस बात को समझना, मैं यहाँ पे आगे कहता हूँ कि भाई मेरे पास एक वेरिएबल है एबीसी, या चलो मेरे पास एक वेरिएबल है तला, और तला के अंदर मैंने आगे रख दिया है SMIT, एक मिसाल है। अब मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, सही है, वार मेरा ऑब्जेक्ट, मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब मैं चाहता हूँ इस मेरा ऑब्जेक्ट के अंदर ना मैं एक प्रॉपर्टी क्रिएट करूँ जिसका नाम हो SMIT, जिसका नाम क्या हो SMIT। अब उसूली तौर पे मैं जब मेरा ऑब्जेक्ट के पास गया और मैंने इसको बोला कि भाई साहब आप एक काम करो, एक प्रॉपर्टी क्रिएट करो डॉट नोटेशन के जरिए, और मैं उसको वैल्यू क्या देना चाह रहा हूँ SMIT। SMIT बैठा किसके अंदर है भाई साहब, तला के अंदर। अब मैं यहाँ पे आके तलहा करके करूंगा ना इसको, तो ये परेशान हो जाएगा, क्योंकि ये क्या करेगा, तलहा के नाम की बाकायदा प्रॉपर्टी क्रिएट कर देगा। ये देखो मेरा ऑब्जेक्ट, ये देखो तला के नाम की देखो प्रॉपर्टी क्रिएट कर दी। भाई मैं तो चाह रहा था SMIT की प्रॉपर्टी क्रिएट हो, तुमने तला की प्रॉपर्टी क्रिएट कर दी, तो ये बोलेगा भाई साहब आपने तो कहा डॉट तला, तो तला के नाम की प्रॉपर्टी क्रिएट होगी, SMIT के नाम की थोड़ी होगी। अब ये वाली चीज हमारे पास ब्रैकेट नोटेशन आसान करता है। कैसे, वापस आते हैं, मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया तला, तला के अंदर मैंने लाके रख दिया SMIT। मैं वापस आता हूँ, एक मेरा ऑब्जेक्ट है, मेरा ऑब्जेक्ट, ये समझ लो एक खाली ऑब्जेक्ट है। अब मैं मेरा ऑब्जेक्ट के अंदर आके बोलता हूँ कि भाई साहब मुझे SMIT के नाम से प्रॉपर्टी बनानी है, जो कि किसके अंदर अवेलेबल है, तला के अंदर अवेलेबल है। मैं यहाँ पर आके ब्रैकेट नोटेशन यूज कर सकता हूँ और मैं बोल सकता हूँ कि भाई साहब आपको जो प्रॉपर्टी का जो नाम लेना है वो आपको तला के पास से आके लेना है। अब देखें आप, डिफरेंस आपको दिखेगा। अब मैं मेरा ऑब्जेक्ट को जाके बुलाऊंगा तो देखो SMIT के नाम से बाकायदा प्रॉपर्टी क्रिएट हुई। तो ये वाली चीज मेरे पास डॉट नोटेशन में टाइम पे नहीं हो सकती है, ये चीज मेरे पास कब हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट नोटेशन में हो सकती है। इन शॉर्ट ये ब्रैकेट नोटेशन के पास ये खुसूसियत मौजूद है कि मैं जिस भी चाहूं प्रॉपर्टी को मैं एज अ वेरिएबल भी एक प्रॉपर्टी का नाम मैं रखवा सकता हूं। ये वाली चीज मैं डॉट नोटेशन के टाइम पे नहीं कर सकता। यहाँ पे मैं ये वाली चीज में मेरे लिए पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि देखो मैं वेरिएबल का देखो नाम यहाँ पे देखो लिखवा रहा हूँ, स्टूडेंट डॉट फेवरेट सब्जेक्ट। ये क्या है, वेरिएबल है ना एक तरीके का, स्टूडेंट के अंदर जाओ वहां से फेवरेट सब्जेक्ट निकाल के लेकर आओ। ये वाली चीज मैं डॉट नोटेशन के जरिए मैं नहीं कर सकता था। मैं अगर यहाँ पे गलती से मैं डॉट नोटेशन लगा देता हूँ ना, अब इसको देखो इसका मतलब भी देखो चेंज हो जाएगा। अभी पता क्या करेगा, ये मेरे ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, उसके अंदर एक नई प्रॉपर्टी क्रिएट करेगा स्टूडेंट के नाम की, उसके अंदर एक नई प्रॉपर्टी क्रिएट करेगा फेवरेट सब्जेक्ट के नाम की। तो मेरा पूरा सिनेरियो बाकायदा क्या हो जाएगा, उलट पुलट हो जाएगा। मेरा पूरा सिनेरियो क्या हो जाएगा भाई साहब, बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। तो ये बस इसकी खूबसूरती है मेरे पास ब्रैकेट नोटेशन की। खैर इसको यहीं तक रखते हैं। अब आपका काम होगा, आपने इसको एक्सप्लोर करना है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सको भाई साहब, इसकी बहुत ज्यादा बेइंतहा आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है।